पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनमें क्या प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। People to people interaction has been seriously affected because of the border being militarized or movement of militants, insurgents and terrorists. पाकिस्तान की यही शिकायत है कि इन ग्रुप्स को कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही है। तौर पर 1970s से लेकर 1990s तक जो अफगानिस्तान में जिहाद और सिविल वॉर की तरह वजह से इंस्टेबिलिटी आई और फिर वो उसने प्रोलॉन्ग किया यूएस और नेटो के। हाउ डू दे सी पाकिस्तान कि यार ये हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप है। 2600 किलोमीटर से ज़्यादा का तवील बॉर्डर है। बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स के एरियाज़ में वुमेन राइट्स की बात विमेन राइट्स है, गर्ल्स का स्कूल जाना है। अफगानिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग भी अगर दोनों मुल्कों की आप बिजनेस कम्युनिटी से मिलें या दोनों मुल्कों की पब्लिक से मिलें, वो आना जाना चाहते हैं। टॉकिंग अबाउट ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जहाँ पे हर तरह की इंगेजमेंट, कल्चरल, रिलीजियस, फूड, क्रिकेट, मीडिया, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री नीड टू प्ले देयर रोल। Assalamu alaikum khawateen wa hazarat, welcome back to another episode of the chat room by KIPS in collaboration with ThinkBig. Today I have the honor of having Sir Mansoor Ahmad Khan, who was the former ambassador to Afghanistan. He has lived and served in Afghanistan for the past 6 years and various other posts. He is from the Foreign Services of Pakistan and he is from the 20th Common. तो इन्होंने अपनी लास्ट पोस्टिंग जो है वो अफगानिस्तान में ही की है। ही स्टेड इन काबुल फॉर 6 years. सो टुडे वी वांट टू डीपली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनमें क्या प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, किस तरह से हम उन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। एंड टुडे वी विल हेयर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि जी एक्चुअली वहाँ पे ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द डेवलपमेंट्स, क्या वहाँ पे इशूज़ आ रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। So overall we will try to keep it very insightful and crisp so that you guys truly understand the focus of Pak-Afghan relations in the historical context along with the latest developments that are about to happen and what are the problems that we are facing between these two countries. So thank you so much sir for joining us today. It is an honor to have you. माशाल्लाह आपने बड़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में सर्व किया हुआ है and you had the honor of serving in Afghanistan for the past 6 years and I think you've retired from that post. Yes. So sir we want to understand कि सबसे पहले टॉपिक को शुरू करते हैं कि पाकिस्तान अफ़गान रिलेशंस हमेशा से बड़े एक डिस्प्यूटेड से रहे हैं, हमेशा एक कभी स्मूथ राइड नहीं थी। इवन बिफोर द वॉर ऑन टेरर, उससे पहले भी देयर हैज़ ऑलवेज बिन सम काइंड ऑफ एन इशू that we are facing. So can you briefly just tell us about the history के how do we see Afghanistan, क्या issues चलते आ रहे हैं और आज तक कभी कोई proper हमने उनको as neighbors या एक potential partners या एक हमने उनको उस तरह से treat क्यों नहीं कर सके? जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू फॉर दिस इंटरेक्शन। आपने अपने सवाल में ही बहुत वाज़ेह तौर पे इस बात का इजहार कर दिया है। यू हैव मेंशन्ड कि क्या चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, जो दो बहुत क्लोज़ नेबर्स हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बहुत गहरे होने चाहिए हैं भी। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का 2640 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, तवील बॉर्डर है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं, कल्चरल कनेक्टिविटी है। दो लोग दोनों तरफ मुसलमान हैं, दोनों तरफ के लोग सेम कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं और हिस्टोरिकली आना जाना है। वहीं से पाकिस्तान ही उनको एक्सेस रूट्स प्रोवाइड करता है अपनी पोर्ट्स के थ्रू सदियों से। तो मेरा ख़्याल है कि जिस तरह के रिलेशंस एक्सपेक्ट करते हैं दोनों मुल्कों के लोग, वो वाली हम आहंगी आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों साइड की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके दरमियान नहीं रही। Right. और गुज़िश्ता 75 साल या 77 साल जो हमारे पाकिस्तान की आज़ादी को हो गए हैं, उसमें हम मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल से दो चार रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह मेरा ख़्याल यही है कि जो हालात यहाँ पे रहे, चूँकि एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट भी रही। गुज़िश्ता 5 डेकेड से 1970 से अफ़गानिस्तान वॉर में है, एक्सटर्नली इम्पोज्ड वॉर्स रही हैं। पहले सोवियत यूनियन की इंटरवेंशन थी, फिर यूनाइटेड स्टेट्स की। तो जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों रियासतों ने जो ताल्लुकात इस्टेब्लिश करने थे, स्टेट टू स्टेट एंगेजमेंट हैज़ बीन एब्सेंट एंड दिस एंगेजमेंट हैज़ बीन आइदर थ्रू जिहादीज़ और थ्रू तालिबान इंसर्जेंसी और थ्रू अदर ग्रुप्स। बट जो दो कंट्रीज़ के रिलेशंस के लिए ज़रूरी होती है कि दोनों स्टेट्स एंगेज करें और अपने मसाइल का हल निकालें और कोऑपरेशन को प्रमोट करें, वो वाली चीज़ का फुकदान या कमी नज़र आ रही है। राइट।
सो सर, टॉकिंग अबाउट द इश्यूज, सिंस आप वहाँ रहे हैं, आपने इन डेप्थ स्टडी की है, क्या जो है माजी में और आज तक हमारे जो है अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स रहे हैं जो आज तक हम लोग सही तरह एड्रेस नहीं कर रहे, प्राइमरीली वजह क्या है? एज यू सेड कि लोगों में भी सिमिलैरिटी है, कल्चर भी सेम है, एंड इवन टिल डेट आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल cross the border, go back and forth from and to Afghanistan. But still, on the state level, we have, it won't be wrong to say that we have by and large failed to establish good relations with Afghanistan. So, what are the issues that you see As I in our mentioned, foreign that policy? Pakistan and Afghanistan have a long border, 2,600 kilometer border, Right. and it is a mountainous area. It is a porous border, and since there have been wars in Afghanistan since 1970s, so Pakistan has and Afghanistan both have faced this challenge of cross-border movements of people and cross-border movement of terrorists. And because of these cross-border movement of terrorists, दोनों मुल्कों के दरमियान जो इकोनॉमिक इंटरेक्शन है या पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है, बिकॉज बोथ पीपल फ्रॉम बोथ द कंट्रीज आर फ्रॉम द सेम ट्राइब्स, दे आर इंटरडिपेंडेंट on each other, they have to travel frequently from one country to another country. तो वो economic या people to people interaction has been seriously affected because of the border being militarized, border being used for cross-border terrorism or movement of militants, insurgents and terrorists, and that is one reason because of which normalized border नहीं आप देखते जिस तरह का कि दो मुल्कों का होना चाहिए. आप यूएस कनाडा के बॉर्डर की मिसाल ले सकते हैं, उनका एक बॉर्डर है, वो तो free flow है दोनों फ्री चीज़ों फ्लो का. है, जी. चैलेंजेस को भी डील करते हैं, ड्रग्स ट्रैफिकिंग इस तरह की या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उन मामलात को भी डील करते हैं, लेकिन साथ ही बहुत सी ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरेक्शन होता है. तो उस सिचुएशन पे आने के लिए मेरा ख्याल दोनों गवर्नमेंट्स को एक सीरियस संजीदा अंदाज से गुफ्तगू करनी पड़ेगी. कुछ मेरा ख्याल है रेटरिक से बाहर निकलना पड़ेगा कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम जो चल रही है उससे निकलें और सीरियसली एड्रेस करें, क्योंकि दोनों मुल्कों के इकोनॉमीज़ और दोनों मुल्कों की सोसाइटीज़ क्लोजली लिंक्ड हैं. अच्छा सर, ड्यूरेंट लाइन की आपने बात की है, तो ड्यूरेंट लाइन का इशू भी बड़ा डिस्प्यूटेड है. बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो पार्ट्स और ग्रुप्स हैं जो इसको मानते ही नहीं है कि लाइन है, ये तो बस एक हमने एक हवा में एक लकीर जो है वो बना दी थी उसकी बॉर्डर को जो है ना अलग करने के लिए. तो आज तक ड्यूरेंट लाइन ऑल्दो हमने बहुत ज़्यादा उस पर बार्ब्ड फेंसिंग कर दी है, बहुत ज़्यादा मिलिटराइज्ड जोन है, उसके बावजूद जो है हम ये सारी चीज़ देख रहे हैं, तो उसकी क्या वजह नज़र आ रही है? देखें, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो ड्यूरेंट लाइन है ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है, क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद रियासतों के तौर पर वजूद में आए थे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के एंड होने के बाद, तो एज सक्सेसर स्टेट इंटरनेशनल रिलेशंस के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पाकिस्तान ने वो बॉर्डर इनहेरिट किया था. और तमाम दुनिया के ममालिक बशमूल यूनाइटेड नेशंस इसको इंटरनेशनली बॉर्डर रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर मानते हैं. अफ़गानिस्तान में भी तमाम लोग इस ओपिनियन के नहीं हैं कि ये मुतनाज़िया है या ये कोई इमेजिनरी लाइन है. बहुत से लोग इस हकीकत को मानते हैं कि ये बॉर्डर है और इस बॉर्डर को अब तब्दील करना मुमकिन नहीं है. और लेकिन कुछ अफ़गानिस्तान में एलिमेंट्स या कुछ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की वजह से कुछ लोगों के हाथ में ये एजेंडा रहता है जो इस डिस्प्यूट को ज़्यादा उठाते रहते हैं. लेकिन ये किसी भी तरह से इसको कभी भी किसी इंटरनेशनल फोरम पे चैलेंज नहीं किया गया किसी भी एलिमेंट की जानिब से. तो मेरा ख्याल है इसमें जो है ना इस बहस से निकलने की ज़रूरत है कि हम अननेसेसरीली इस बहस में उलझें. ड्यूरेंट लाइन इशू इज़ नॉट रियली एन इशू एनीमोर. I don't think Durand Line issue is an issue. Afghans cross border on Afghan passports and come to Pakistan, and Pakistan issues them visas. So this is a recognized border. Right. So talking more about that, sir, आपने कहा कल्चर सेम है, एक तरह की उनकी आदतें हैं, मिलना जुलना उठना बैठना. सो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या लोगों में भी इख्तलाफात और प्रॉब्लम्स हैं या देयर इज़ अ प्रॉब्लम एट द स्टेट लेवल? बिकॉज एज फार एज आई नो सो मेनी पीपल क्रॉस द बॉर्डर्स डेली. जिस तरह आपने भी कहा वो स्टैम्प करवा के आते हैं, ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट कर लिया है, लोग अपना काम शाम करके वापस चले जाते हैं. तो क्या पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमें नज़र
आ रहा है या नहीं आ रहा, या स्टेट लेवल पे एब्सेंस आपको समझ आ रही है? नहीं, देखें, स्टेट लेवल पे तो मिसपरसेप्शंस हैं और वो Right. शुरू से हैं। जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो वहाँ से कुछ एलिमेंट्स ने इस किस्म के बयानात दिए या इन पे एतराज़ात किए, तो वो स्टेट टू स्टेट जो दोनों स्टेट्स के दरमियान एंगेजमेंट जो है वो चेकर्ड रही है Right. फॉर पास्ट 77 ईयर्स। Right. लेकिन इसका इम्पेक्ट हुआ है लोगों के इंटरेक्शन पे। लोगों का इंटरेक्शन इतना ज़्यादा उसका क्वांटम है कि एक वक्त में यूनाइटेड नेशंस की एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 50,000 के करीब लोग रोज़ाना Daily. क्रॉस करते Yes. हैं बॉर्डर या करते थे। और अब वो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, टेररिज्म की वजह से और दोनों ममालिक की हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात में रखना या टेंशन की वजह से वो अफेक्ट होती है वो मूवमेंट। लेकिन ये दोनों मुल्कों के अवाम की मूवमेंट की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है स्टेट टू स्टेट जो गैप्स हैं एंगेजमेंट में, उसकी वजह से इम्पेक्ट आ रहा है लोगों की मूवमेंट पे भी और ट्रेड के ऊपर भी। तो उसको मेरा ख्याल है जो पॉलिसी मेकर्स को फोकस करने अच्छा, पाकिस्तान ने हमेशा टेररिज्म से एसोसिएट किया है अफगानिस्तान को, इंटरनेशनली भी वी सी इट एज उस तरह की स्टेट। सो वी वांट टू अंडरस्टैंड कि जो जब से यूएस आया, एक तो वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई 2001 में, उसके बाद से 2001 से लेके 2020 तक यूएस की प्रेजेंस हमें बड़ी डोमिनेंट नज़र आती है अफगानिस्तान में। डिस्पाइट दैट हमारे रिलेशंस इतने कोई चेंज नहीं हुए, और यूएस के जाने के बाद भी जब तालिबान गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया और कंप्लीट अपना कंट्रोल वहाँ पे जो है इस्टेब्लिश कर लिया, उसके बावजूद हमारे रिलेशंस यूएस से पहले भी इस तरह थे, दौरान भी इस तरह थे, और अभी भी इस तरह हैं। तो इस पे आपका क्या टेक है? देखें, बात यह है कि जब यूएस और नेटो फोर्सेस यहाँ मौजूद थी तो एक तो अफ़गान तालिबान उनके ख़िलाफ़ इंसर्जेंसी लड़ रहे थे, क्योंकि उनकी हुकूमत को रिमूव करके यूएस और नेटो ने यहाँ पे नई हुकूमत इस्टेब्लिश की थी। बेहतर होता कि यूएस और नेटो अगर जब बोन कॉन्फ्रेंस हुई थी 2001 में, तो उसमें तालिबान को भी एक एज ए पार्टिसिपेंट शामिल कर लेते तो कोई रिकन्सिलिएशन हो जाती। 20 साल तक कोई उनके स्टे के दौरान कोई रिकन्सिलिएशन के अमली इक़दाम नहीं लिए गए। लेकिन जब यूएस और नेटो फोर्सेस का यहाँ से विड्रॉल का इरादा था तो उस वक्त एक पीस प्रोसेस लॉन्च किया गया, और उसके बाद हमने देखा कि 2021 में तालिबान चूँकि सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स थे, मिलिटेंट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स थे, उन्होंने टेक ओवर किया। तो लेकिन इस दौरान में इन 2 डेकेड्स में एक और चीज़ ये हुई कि दुनिया के बहुत से बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स, चाहे वो शुरू में अलकायदा था या आइसिस था, दाइश जिसे हम कहते हैं, और फिर साथ ही रीजनल टेररिस्ट ग्रुप्स बन गए। टीटीपी जो पाकिस्तानी स्टेट को चैलेंज कर रहा था, ईटीआईएम जो चाइना के अंदर उइगुर्स में प्रोविंस में उसके क्लेम्स थे। इसी तरह सेंट्रल एशिया से मुतालिक या ईरान से मुतालिक कुछ ग्रुप्स भी वहाँ पे, तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा टेररिस्ट की प्रेजेंस रही। और चूँकि यूएस और नेटो के ख़िलाफ़ की प्रेजेंस के ख़िलाफ़, ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ तालिबान का एक नैरेटिव था, तो इन तमाम ग्रुप्स को भी वहाँ स्पेस मिलती रही। तो अब वो मसला ये है कि 2021 के बाद अब तालिबान वहाँ डोमिनेंट है, तालिबान ने वहाँ सिक्योरिटी की सिचुएशन भी बहुत बेहतर कर दी है। लेकिन कुछ कंसर्न्स जो पाकिस्तान के हैं टीटीपी या बीएलए की सपोर्ट से मुतालिक, वो अभी तक एड्रेस नहीं हो सके हैं। कुछ और दाइश वगैरह से मुतालिक भी कंसर्न्स हैं, लेकिन अभी तक अब जो मेन कंसर्न्स हैं वो पाकिस्तान के लिए कि वहाँ पे तो अमन आ गया है, वॉर भी एंड हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में रोज़ रोज़ टारगेट हो रहे हैं। कभी चाइनीज़ इंजीनियर्स टारगेट हो जाते हैं, कभी पाकिस्तान की अपनी इंस्टॉलेशंस टारगेट होती हैं। तो इस मामले को हल किए बगैर तो किसी किस्म का भी कोई आगे बढ़ना बहुत Okay, so here we want to understand, sir, कि why is there still so much, you know, hatred, या एक उनके दिल में क्या एक resentment है पाकिस्तानीज़ के ख़िलाफ़ कि एक constant, for instance जी आप देखते हैं कि we'll also talk about बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, also it is also said कि वहाँ पे भी अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है या जो भी वो ग्रुप्स को वो कर रहा है, तो एक चाइनीज़ इंजीनियर्स को टारगेट कर रहे हैं, सी पैक को सैबोटाज कर रहे हैं, और कांस्टेंट जो है ना वो एक अनरेस्ट रहता है, दिस विच इज़ वाई हमें हैवी मिलिट्री ऑपरेशंस करने पड़ते हैं और बॉर्डर पे मज़ीद कंट्रोल्स लाने पड़ते हैं। सो अफ़गानीज़ को या अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से क्या इश्यूज़ हैं और ये किस तरह आपको हल होते हुए नज़र आएंगे आगे? ये जो टारगेट कर रहे हैं
पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात को या पाकिस्तान में चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को, ये लोग तो मेरा ख्याल जो टारगेट कर What रहे are हैं they trying to टेररिस्ट, achieve? वो तो टेररिस्ट ग्रुप्स कर रहे हैं। So उसमें that's not the Taliban या अफगान ग्रुप्स नहीं है वो। कॉमन अफगान्स का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अफगान्स, मेरा नहीं ख्याल है, मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि अफगान्स पाकिस्तान को किसी किस्म का इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, उनके अपने इंटरेस्ट में नहीं है। Right. ये एक इंटरनेशनल या बैरूनी एजेंडा भी होता है कि बहुत से ममालिक गुज़िश्ता 20 साल Proxies में use करते हैं। प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं। गुज़िश्ता 20 साल में इंडिया ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग की पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर के थ्रू, और वहाँ पे टीटीपी और इन ग्रुप्स की बहुत ज़्यादा फंडिंग की। और अभी भी पाकिस्तान की यही शिकायत है कि इन ग्रुप्स को कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही है। अब लोगों के दरमियान जो डिसकंटेंट है, जो रिजेंटमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर, लोगों के दरमियान भी एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिजेंटमेंट नज़र आती है। वो भी मेरा ख्याल है जो प्रोग्रेशन हुआ है ख़ास तौर पर 1970s से लेकर 1990s तक, जो अफ़गानिस्तान में जिहाद और सिविल वॉर की तरह वजह से इंस्टेबिलिटी आई, और फिर वो उसने प्रोलॉन्ग किया यूएस और नेटो के अंडर, जो वहाँ पे एक रिप्रेसिव रूल कह लें, या रिप्रेसिव से ज़्यादा ये कि वो ऑक्युपाइड एक तरह से रूल के अंदर रहे। सेंटिमेंट था कि वो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल फोर्सेस मौजूद हैं। उसमें बहुत ज़्यादा एक प्रोपेगेंडे पे पैसा लगाया गया, इन्वेस्टमेंट की गई कि ये इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। और आपको पता है पाकिस्तान के डिट्रैक्टर्स जो भी थे उन सब ने वो इन्वेस्ट किया। तो पब्लिक रिजेंटमेंट जो है वो पाकिस्तान के मुतालिक वहाँ पे है, और उसके लिए अब एक बहुत मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म और जामिया हिकमत अमली की पाकिस्तान को ज़रूरत होगी। तो सर पाकिस्तान ने भी कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान को कभी उस तरह से एज अ पोटेंशियल एलाय नहीं देखा। हमने नेबरहुड में होते हुए उसको वो एक्सेप्टेंस और इम्पोर्टेंस नहीं दी। वी ऑलवेज viewed it from the lens of security, or there is a concept called strategic depth where we see Afghanistan as a potential buffer zone and कि हमें ज़रूरत पड़ी है तो we'll always utilize their territory. So इसके बारे में आपका क्या टेक है? ये मेरा ख्याल है बहुत ही अहम सवाल है आपका, क्योंकि ये जनरली कहा भी जाता है और महसूस किया जाता है कि पाकिस्तान अपने नेबर्स के साथ या ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी लेंस के साथ डील कर रहा है। और इसकी एक वजह भी है क्योंकि इस ख़ित्ते में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में गुज़िश्ता 50 साल से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से इस किस्म की अप्रोच रही है। मिलिट्राइज चैनल यूज़ होते रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, हार्ड पावर यूज़ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो सॉफ्ट पावर का हुआ है। इकोनॉमिक इंटरेक्शन नहीं हो सका। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की इकोनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटरिटी है। बहुत सी चीज़ें जो पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है वो अफ़गानिस्तान कंज्यूम करता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की वो कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं हम एनकैश कर पा रहे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सॉफ्टवेयर रिलेशंस जो लोगों के हैं या लोगों का आपस में आना जाना है, खेल का फील्ड है, क्रिकेट है, दूसरी एरियाज़ हैं, वो हम उस तरह से उसमें हम आहंगी नहीं ला पा रहे। तो ये चैलेंजेस हैं। और मेरा ख्याल है कि वो जो इसमें बुनियादी क्वेश्चन जो आपका है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि सिक्योरिटी लेंस जो है वो अहम है, लेकिन सिक्योरिटी को आजकल आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? सिक्योरिटी इज़ डिफ़ाइंड एज कि आप ह्यूमन सिक्योरिटी भी हो, आपकी बॉर्डर्स के अलावा एक हर तरह की क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी भी हो, आपकी एंगेजमेंट हो, आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो, आपके ताल्लुकात हो उनके साथ, उससे मेरा ख्याल ज़्यादा सिक्योरिटी आ सकती है रादर देन प्योर सिक्योरिटी लेंस। तो मेरे ख्याल में उस ट्रांजिशन की पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को इसमें हम ज़िम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान को नहीं करार दे सकते। दोनों ही ममालिक बायलैटरल इंटरेक्शन है, तो जहाँ जहाँ कमी है दोनों ही ममालिक ज़िम्मेदार हैं। सही। तो अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली सर अनाउंस किया था आई थिंक कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ को जो है ना रिपैट्रिएट करना है, और वी एक्सपेल्ड अ लॉट ऑफ अफ़गानीज़ फॉर बीइंग इलीगल इमिग्रेंट्स इन द कंट्री, एंड देन यू नो दैट वाज a very harsh step on Pakistan's part. So why did Pakistan have to take these measures, and what effect did this recent phenomenon have on the Pak-Afghan relations? मेरा ख्याल है कि इस तरह के मामलात में भी हमें पब्लिक
रिएक्शंस की बजाय गवर्नमेंट्स के साथ एक मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश करना चाहिए। पब्लिकली जब आप किसी के लिए डेडलाइन फिक्स करते हैं और रिपेट्रिएशन या एक्सपल्शन की बात करते हैं तो फिर वहाँ पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं। अफ़गान महाजरीन दो तरह के हैं यहाँ पे, एक रजिस्टर्ड अफ़गान महाजरीन जो यूएन के सिस्टम के अंडर रजिस्टर्ड हैं, उनको अपने कार्ड्स दिए जाते हैं, वो हर साल या 2 साल बाद उनका कार्ड रिन्यू होता है, तो वो तो एक मैकेनिज़्म के तहत, एक सिस्टम के तहत रह रहे हैं। बहुत से अफ़गान जो यहाँ आते हैं विदाउट वीज़ा या इलीगली आ जाते हैं या वीज़ा ओवरस्टे हो जाता है और फिर वापस नहीं जाते, कई दफ़ा अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से, वो पाकिस्तान का पूरा राइट है कि उनको किस तरह रिपेट्रिएट किया जाए। लेकिन आप रिपेट्रिएशन के अंदर भी कोई इस किस्म का एक ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम लाना ज़रूरी है कि आप के उनसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात नामुतासिर हों। तो मेरा ख़्याल है कि जो अथॉरिटीज़ इससे डील करती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन एलिमेंट्स पे नज़र रखें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कोई 1 साल 2 साल या 5 साल के नहीं हैं, ये तो अगली जनरेशन्स के दरमियान भी मौजूद रहेंगे और ऐसे इस तरह के इक़दामात लिए जाएँ जो इन ताल्लुकात को ना ख़राब करें। Sir, since you've stayed in Pakistan for Afghanistan for a couple of years, I would like to know कि आपने अफगानीज के साथ इंटरेक्शन किया है, हाउ डू दे सी पाकिस्तान कि यार ये हमारा दुश्मन है, ये हमसे मतलब का काम लेना चाहता है, ये हमें जो है वो बस यूज़ करता है, या ये वाकई हमारा पोटेंशियल फ्यूचर का एक पार्टनर हो सकता है। सो अफगानीज का स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे क्या टेक है, हाउ डू दे परसीव पाकिस्तान? जनरली अफ़गानीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बड़े उनके क्लोज टर्म्स हैं। पाकिस्तान, मैंने जिस तरह आपको बताया था, बहुत आना जाना उनकी ज़रूरत भी है, वो इलाज के लिए बहुत आते हैं, तालीम के लिए बहुत अफ़गानी यहाँ आते हैं, तो जनरली वो पाकिस्तान को तारीफ़ की निगाह से देखते हैं। लेकिन साथ ही ये जो हालात हमने जिनका भी जायज़ा लिया, इसकी वजह से एक मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट का एलिमेंट भी पैदा हुआ है गुज़िश्ता कई दहाइयों में, और वो एलिमेंट भी वाज़ेह तौर पर नज़र आता है और वो एलिमेंट ताल्लुकात को अफ़ेक्ट करता है, ख़राब करता है। तो मेरा ख़्याल है कि जब तक इन चीज़ों का जायज़ा नहीं लिया जाएगा कि किस तरह से इन चैलेंजेस को ना हम एड्रेस करें जो अफेक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट आ रहा है, तो वो जब तक आप एक होलिस्टिक किस्म के एनालिसिस में नहीं जाएंगे चैलेंजेस के, तो आप चीज़ों को एक सतही तौर पर या एक किसी पार्शल इशू को देखते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक कि बहुत बड़ी रिलेशनशिप है, 2600 किलोमीटर से ज़्यादा का तवील बॉर्डर है, तो इसको आप नैरो लेंस से नहीं देख सकते, इसको आपको कॉम्प्रिहेंसिव लेंस से, होलिस्टिक लेंस से देखना होलिस्टिक लेंस से। अच्छा सर, आपने वहाँ पे जब रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को ये बात नहीं पता, जो कि मैं भी जानने में काफ़ी जो है दिलचस्पी रख रहा हूँ, कि वहाँ पे तालिबान जिन्होंने टेक ओवर कर लिया और जिन्होंने पूरा अपना रूल और पावर इस्टेब्लिश कर लिया है, इट इज़ नाउ प्रॉपर लेजिटिमेट गवर्नमेंट हम कह सकते हैं एक तरह से। तो हम अभी भी उनको देखते हैं कि वो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, उन्होंने बस ज़बरदस्ती लोगों को सप्रेस करके रखा हुआ है। बट आपसे जब मेरी पहले बात हुई थी और आपने गुफ्तगू हुई थी, तो आप कह रहे थे कि वहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छी तरह की चीज़ें वो जो है लेकर चल रहे हैं, इकॉनमी वाइज वो बहुत स्टेबल कर रहे हैं चीज़ों को, लोगों के लिए काफ़ी आसाइशें कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल फोरम से वो बारगेनिंग चिप रखते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज दे आर रूलिंग, दे आर एस्टैब्लिशिंग रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, दे आर इनटू द डेवलपमेंट सेक्टर एंड ऑल अदर सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। सो जिस तरह हम तालिबान को टिपिकली व्यू करते हैं कि यार बस एक आएंगे और जो है ना वो एक एम्यूनेशन के ज़ोर पे जो है वो लेके चलेंगे, तो क्या ऐसा ही है, या you think in all honesty they are doing a good job in their country? मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट तालिबान नाउ कंट्रोल अफगानिस्तान स्टेट. Yes, that is accepted. This is a reality. Yeah, that's a reality. There is no denying that. Yeah, you cannot deny that reality. You cannot be shy of that reality. अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने कुछ अचीवमेंट्स की हैं गुज़िश्ता 3-3.5 साल में आने के बाद। एक तो वॉर को ख़त्म कर दिया है, इससे पहले तो 40-45-50 साल से वॉर चल रही थी, तो वॉर हैज़ प्रैक्टिकली एंडेड। दे हैव एस्टैब्लिश्ड सिक्योरिटी,
ऑल ओवर द कंट्री, एक्सेस ऑफ पीपल टू ऑल ओवर द कंट्री। Wow. आप बिज़नेस डेलीगेशन लेके जा सकते हैं वहाँ जिस मर्ज़ी अफ़गानिस्तान के शहर में जाना हो, तो ये उनकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन साथ ही कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे उन्होंने उस तरह से इंटरनेशनल वैल्यूज़, इंटरनेशनल नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया, ऑब्ज़र्व नहीं किया। और वो हैं जैसे ह्यूमन राइट्स के एरियाज़ में, वुमेन राइट्स की बात विमेन है। राइट्स है, गर्ल्स का स्कूल जाना है। अब बिल्कुल। किसी भी मुल्क में ख़वातीन की तादाद 50% या इससे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आप इतनी बड़ी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को मेन स्ट्रीम से बाहर नहीं रख सकते। फिर मीडिया के ऊपर रिप्रेशंस हैं, फिर कुछ और एक्सट्रीमिज़म या रेडिकलिज्म की तरफ पॉलिसीज़ हैं। अगर तो देखें ये चीज़ें वो बारगेनिंग चिप्स के तौर पे रख रहे हैं, तब भी उससे अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है। और दूसरे उसका नतीजा इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से उनके ऊपर बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस की सूरत में है। बिल्कुल है। तो मेरा ख्याल है उन्हें भी एक लार्जर अप्रोच लेनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अवाम की जो उमंगें हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ स्टेप्स आगे की तरफ लें, ताकि उनको और अपने सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई कि वो दूसरे ग्रुप्स को इंक्लूड करना, दूसरे एथनिक और पॉलिटिकल ग्रुप्स को गवर्नमेंट में लाना, फ्रेमवर्क में लाना, मेन स्ट्रीम में लाना, तो इंक्लूसिविटी की तरफ आना। तो ये जब तक तो दोनों चीज़ें हैं जो उनके ना रिकॉग्नाइज होने की वजूहात में एक ये फैक्टर भी है कि वो इन चीज़ों के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो कर रहे, गो कि वो टैक्टिकली इनको बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज़ करना चाह रहे होंगे। लेकिन इससे नुकसान फिर अफ़गानिस्तान के अवाम का हो रहा है, और इससे नुकसान अफ़गानिस्तान के अपने ख़ित्ते में कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशंस का हो रहा है। हम ओपनली ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आप किस तरह सामान वहाँ भिजवा के पैसों की ट्रांजैक्शन करेंगे, या दूसरे जो अफ़गानिस्तान के नेबर्स हैं, चाइना है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ईरान है, तो ट्रेड की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की प्रॉब्लम हो रही है। सर, हामिद करज़ई गवर्नमेंट थी, अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, and then the US came, and then the US went. Now Taliban have re-established their rule. Are the Afghan people truly happy now? मतलब सवाल ये है कि एक नॉर्मल बंदा जो वहाँ का एक नेशनल है, क्या वो खुश है? आप वहाँ रहे हैं, वो कब खुश था, या उसने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि नॉर्मल वे ऑफ लाइफ यही है, एंड आई एम नेवर गोइंग टू आई विल हैव टू स्ट्राइव हार्ड फॉर एवरीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इट। देखिए, पहला तो पॉइंट मेरा इस सवाल में के जवाब में ये है कि ये प्रैक्टिकली अफ़गानिस्तान का इंटरनल इशू है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो किस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को फॉलो कर रही है, और लोग उससे खुश हैं या नहीं हैं, अगर उनकी गवर्नमेंट इंक्लूसिव है या इंक्लूसिव नहीं है, या उनके यहाँ ह्यूमन राइट्स फॉलो नहीं हो रहे। दूसरे कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हम उसके ऊपर उनको एडवाइस या सजेशन एक सिंसियर बेसिस पे तो दे सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हम करेंगे तो वो इसको इंटरफियरेंस इनटू देयर इंटरनल अफेयर्स मानते हैं। तो ये एक ज़रा बड़ी डेलिकेट लाइन है जिसका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि लोगों को, अगेन आपके सवाल के जवाब में, कुछ अचीवमेंट्स हुई हैं कि सिक्योरिटी आ गई है अफगानिस्तान में, तो कुछ स्टेबिलिटी आ गई है, उस तरह के उस तरह से डेली बेसिस पे लोग मारे नहीं जा रहे, 100-200 से ज़्यादा लोग शहीद नहीं हो रहे, तो अमन आ गया है। लेकिन साथ ही जिन लोगों की राइट्स नहीं एड्रेस हो पा रहे, या जो लोग सिस्टम से बाहर हो गए हैं, वो थोड़ा सा उस पर उनके खदशात हैं। और फिर अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट जो तालिबान की गवर्नमेंट है, इट स्टिल रिमेंस आउट ऑफ मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इट रिमेंस आइसोलेटेड। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है उनके लिए सीरियस चैलेंजेस हैं। ग्रेट सर, ये है कि अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए दोबारा से फोर्ज स्ट्रॉन्ग टाइज करने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं? वी हैव CPEC इनसाइड, वी हैव TAPI टापी पाइपलाइन है, एंड देन वी आल्सो हैव द कासा प्रोजेक्ट, एंड देन आप देखें कि वखान कॉरिडोर वाली सारी साइड है। सो आने वाले दिनों में डू वी सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि एक मिल के कोलैबोरेटिव तरीके से रीजन में हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको कैश कर सकते हैं, या अभी भी आने वाले वक्त में इट इज़ स्टिल
इलूसिव कि हम एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन देखिए एस्टैब्लिश करेंगे? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बहुत देयर इज़ एन इमेंस पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक इंटरेक्शन। आपने कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम लिए, टापी है, कासा 1000 है, तुर्कमेनिस्तान के थ्रू और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स भी हैं, जी। गैस ट्रांसमिशन के Right. अरेंजमेंट्स भी हैं। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एक रेलवे लाइन बना रहा है, बिल्कुल। प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। जी। तो इन और इस पाकिस्तान से मुख्तलिफ और रेलवे और हाईवेज़ कनेक्टिविटी अफ़गानिस्तान के साथ इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या मिनरल एक्सप्लोरेशन का जो दौर आए और जिसमें अफ़गानिस्तान की प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट्स पहुंचनी हो, वो ज़्यादातर पाकिस्तान के थ्रू ही पहुंच सकती हैं एफिशिएंटली, क्योंकि पाकिस्तान प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट रूट फॉर अफगान प्रोडक्ट्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड। Right. अब इस सारी चीज़ों को रियलाइज़ करने के लिए, मटेरियलाइज़ करने के लिए, एनकैश करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों स्टेट्स एक दूसरे के साथ एंगेज करें ऑन इक्वल फुटिंग, ऑन इक्वल बेसिस, क्योंकि दोनों स्टेट्स सॉवरेन हैं। दोनों की डिमांड हमेशा दोनों ने कहा है कि हम सॉवरेन रिलेशंस एक दूसरे से चाहते हैं। एंगेज करें और दोनों के एक दूसरे के दोनों के कंसर्न्स को एड्रेस करें। हमारा अगर टेररिज्म का कंसर्न है तो अफगान साइड शुड सीरियसली एड्रेस इट। और अगर अफगान्स का ये कंसर्न है कि उनको इकोनॉमी में बेटर बारगेन चाहिए, उनको ट्रांजिट में बेटर बारगेन चाहिए, उनको लोगों की मूवमेंट में बेटर बारगेन चाहिए, तो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसको मीडिया पे डिप्लोमेसी के ज़रिए एंगेज करने की बजाय एक दूसरे के साथ एक्यूजेशंस और ब्लेम की फील्ड में जाने की बजाय स्टेट टू स्टेट इंटरेक्शन हो, इंस्टीट्यूशनल इंटरेक्शन हो। अगर ये हो तो पाकिस्तान जो ख़ुद एक काफ़ी सख्त इकनॉमिक हालात से गुज़र रहा है, मुश्किलात दरपेश हैं, उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत मौक़े खुल सकते हैं। बिल्कुल सर। इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल, एक आपने बताया कि स्टेट टू स्टेट हेल्प पे इंगेज करें, उसके बाद आपने जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बात की, सीपेक से हम बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट आर any other possible avenues which we can potentially explore to have stronger ties with Afghanistan, and you know history वाला हमारा एपिसोड था, उसको हम दोबारा से लिखें और बेहतर तरीके से फोर्ज करें। कोई और? हाँ जी बिल्कुल, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है अपने हार्ड इमेज ऑफ रिलेशन से सॉफ्टर इमेज की तरफ जाएं। ठीक है। सॉफ्टर इमेज में आप अभी तक इतनी तमाम मुश्किलात के बावजूद सबसे ज़्यादा अफ़गान तुलबा स्टूडेंट्स पाकिस्तान में तालीम हासिल करते हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन लास्ट 20-30 years हैव बीन एजुकेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। कनेक्टिंग पॉइंट है, दोनों कनेक्टिंग पॉइंट है। इसके अलावा आप दोनों ममालिक के खेलों के ताल्लुकात कर सकते हैं। अफ़गान मुहाजिरीन या रेफ्यूजीज़ का मामला जो है बायलैटरल बेसिस पे आप इस तरह से सुलझा सकते हैं कि वो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बन जाए। तो ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मुताल्लिक एक नेगेटिव इमेज है, इसको इन किस्म के सॉफ्टवेयर इमेज के ज़रिए, दोनों ममालिक का कल्चर एक है, तो आपके ड्रामाज, आपके प्लेज वहाँ पे चल सकते हैं, आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ दोनों इमेंस पोटेंशियल नज़र आ रहा है। इमेंस पोटेंशियल है। ट्रेड जो है, ट्रेड के अपने फील्ड में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। और फिर इसके साथ साथ इसमें जो चैनल्स और एडिशनली बायलैटरल के अलावा यूज़ किए जा सकते हैं, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान, तीनों ममालिक भी मिलकर, तीनों का एक ट्रायलैटरल फोरम भी है, उस फोरम के ज़रिए आप उनको एड्रेस कर सकते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये भी तीनों आपस में नेबर्स हैं। ये एक लोकलाइज्ड ट्रेड का मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सेंट्रल एशिया बहुत डीपली इंटरेस्टेड है अफ़गानिस्तान के साथ आजकल इकोनॉमिक इंटरेक्शन बढ़ाने में और कनेक्टिविटी में, और पाकिस्तान के साथ। तो मेरा ख्याल है उन मौक़े को भी हमें इसमें, तो मैं उसी पे आऊँगा कि एक बहुत बड़ी होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है, लार्जर पिक्चर को देखने की ज़रूरत है। सर मैं अब आपकी बात से ये गेज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को बाय एंड लार्ज जो कंसर्न है वो सिक्योरिटी कंसर्न है, उस पे आके जो है वो बैठ के टेबल टॉक्स हुए, वो कंसर्न एड्रेस हुए, और वी टॉक अबाउट रियल things that can, you know, that are way bigger and more holistic so that both countries can benefit from. ऐसा ही है। और दूसरा ये कि अफ़गानीज़ को सर, as you said,
कोई पाकिस्तान से बहुत इख्तलाफात या रिजेंटमेंट्स या कोई इश्यूज एज सच नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एक्सटर्नल कुछ प्लेयर्स और प्रॉक्सीज जिनको यूज़ करके या इनको ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी वजह से इन जो थोड़ा सा डेफिसिट है इसका आउटसाइड फोर्सेस फ़ायदा उठा के मज़ीद इख्तलाफात और डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश करें। इसका हल मेरे ख्याल में ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ख़ास तौर पे पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को एजेंडा को लिमिटेड करने की ज़रूरत नहीं है, एजेंडा को रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड टू ब्रॉडन द एजेंडा। और हम ये अगर पिन पॉइंट कर लेते हैं कि आप अफ़गानिस्तान जब तक ये एक्शन नहीं लेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो एक स्टेलमेट आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें डिप्लोमेसी जो होती है और वो लेन देन और बारगेनिंग का काम होती है, और वो एट द एंड ऑफ द डे आपने विन विन सोल्यूशन निकालना होता है। तो अब हम कोई 1.5-2 साल से एक ऐसी स्टेट में हैं जहाँ पे वो हमारे कंसर्न्स नहीं एड्रेस कर रहे और हम डिमांड्स कर रहे हैं लेकिन वो एड्रेस नहीं हो रही, और उनको अपने शिकायत हैं, ख़दशात हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें एंगेजमेंट ही सबसे बेहतरीन। तो आपके अगर इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट दोनों साइड्स ये ओथ लें कि यार वी रियली वांट टू एस्टैब्लिश गुड रिलेशंस, इट इज़ एब्सोल्युटली डूएबल, देयर इज़ इमेंस पोटेंशियल, एंड कोई एज सच अब आई थिंक वी आर वे पास्ट दैट स्टेज अगर पुरानी चीज़ों को लेके बैठे रहें। अब वी हैव रियलाइज्ड दुनिया में इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या है, इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। सो डिस्पाइट सो मेनी ईयर्स वी हैव both realized कि now we need to look at the bigger picture, और उसमें both states need to engage. That is the crux of the matter. I think so. I think that is the only way forward. Right. I can see. Sir, last question मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि मुझे दिलचस्पी थी काफ़ी ये सवाल पूछने में। जब मुझे पता लगा आप अफगानिस्तान 6 साल रहे हैं तो मेरे दिमाग में जो पिक्चर आई मुझे था जी सर आप एक फ़ोर्ट के अंदर बैठे होंगे, बाहर बहुत ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेस होंगी और वहाँ पे एक बड़ी उस तरह की दुनिया है, जंगजू कौम है, टिपिकल जो अब हमें एक इमेज पोर्ट्रे किया जाता है। बट व्हेन आई मेट यू, यू सेड इट्स अ वंडरफुल कंट्री, यू thoroughly enjoyed your time in Kabul, and you say it's a lovely place to be. So that is another thing that we want to convey to our audience कि जो अफगानिस्तान का हमारा एक टिपिकल इमेज और दिमाग में प्रोजेक्शन बनी हुई है, दैट्स नॉट हाउ इट इज़। जैसे पाकिस्तान को दुनिया में कोई भी सुनता है तो कहता है टेररिस्ट स्टेट है कि यार वहाँ पे तो लोग चलते फिरते ये हो जाते हैं, फलां हो जाता है, यू नो। व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल तो मैं कहता था पाकिस्तान से हूँ तो दे यूज्ड टू बी शॉक्ड कि यू नो हाउ आर यू लाइक अलाइव और ये क्या सीन है। तो इट वाज स्लाइटली सरप्राइजिंग। सो प्लीज टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस ब्रीफली इन अफगानिस्तान, एंड उसके बाद यू नो वी विल कंक्लूड द डिस्कशन। देखें ना, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट सॉफ्टर साइड ऑफ ईच अदर। बोथ कंट्रीज शुड लुक एट सॉफ्टर साइड ऑफ ईच अदर। जो अफ़गान्स यहाँ पे आके जिन्होंने टाइम गुजारा है, जब मेरी उनसे बातचीत होती है और बहुत ज़्यादा मेरी मुलाकात रहती है अफ़गानों से, तो वो अपने पाकिस्तान में गुजारे गए वक्त को हमेशा बड़े मुस्बित तरीके से याद करते हैं। यहाँ से उन्होंने एजुकेशन ली, वो वहाँ पे मिनिस्ट्रियों में या ऑफिस में काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा एसेट हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। और जो मैंने 6 साल गुजारे उसमें से अगर 5 साल मेरे गुज़िश्ता US और नेटो के अंडर जो गवर्नमेंट्स थी उनके अंडर थे, तो उस वक्त सिक्योरिटी के मसाइल थे, लेकिन और मूवमेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी, सिक्योरिटी मैयर्स लेने पड़ते थे, प्रोटेक्शन लेनी पड़ती थी, इसलिए ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी हम जब अफ़गान्स के पास जाते थे तो अफ़गान्स हमें बड़े खुले हाथों से, ओपन आर्म्स से वेलकम करते थे, और बहुत ही मेहमान नवाज कौम है, बहुत ख्याल करती है एक दूसरे का। लेकिन उसके बाद जो 1 साल जो अंडर तालिबान रूल भी आया, उसमें चूँकि सिक्योरिटी भी बहुत इम्प्रूव हो चुकी थी, तो फिर हम ज़रा ज़्यादा एक्सटेंसिवली ट्रैवल भी कर सके अफ़गानिस्तान के अंदर। सारा फेरे हैं, आपने ट्रैवल किया है, देखा और वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट किया। लोग पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग भी, अगर दोनों मुल्कों की आप बिज़नेस कम्युनिटी से मिलें या दोनों मुल्कों की पब्लिक से मिलें, वो आना जाना चाहते हैं। 1970s में अगर काबुल और पेशावर के दरमियान बस चलती थी GTS की, तो क्या वजह है कि अब बसेस का नेटवर्क होना चाहिए, अब तो चलना चाहिए। तो जब तक हम अपनी कनेक्टिविटी की तरफ नहीं जाएंगे, दोनों ममालिक अपनी हिस्टोरिक कनेक्टिविटी, टॉकिंग अबाउट ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जहाँ पे हर तरह की एंगेजमेंट, कल्चरल, रिलीजियस, फूड, क्रिकेट, बिल्कुल मीडिया, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री नीड टू प्ले देयर रोल इन, यू नो,
जी, तो उसके साथ साथ मेरा ख्याल है सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं और चैलेंजेस वो भी एड्रेस करने का मौका मिल जी जाएगा। और जितना हम लोग करीब होंगे उतना ही प्रॉक्सीज का को नाजायज़ फ़ायदा उठाने से मुश्किल होगी बिल्कुल दुरुस्त हमारे बात। बीच जो बिल्कुल। मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। Thank you so much for being part of the show, ladies and gentlemen. That was Sir Mansoor Ahmed Khan, former bureaucrat and ambassador to Pakistan. I hope you liked the show. प्लीज़ हमारे आप अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा आपकी क्या राय है और हम क्या चीज़ें कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, और ओवरऑल कोई भी आपके कमेंट्स हुए. Thank you so much once again for joining us today. I will see you in the next one. Allah Hafiz.